Good morning, student. Today we discuss the coordination compound, चैप्टर नंबर 9। आज इसका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसको हम जानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है टू एंड मोर देन टू कंपाउंड कंबाइंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ थ्योरीज दी गई है। अब कोऑर्डिनेशन जैसे वैलेंसीज हम जानते थे कि वैलेंसीज किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की एक होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको एक्सप्लेन किया था वर्नर। तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वर्नर ने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था उसके बारे में मेन पास्टुलेट्स ऐसे हैं। मेन पास्टुलेट्स आर, फर्स्ट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज से मतलब वैलेंसी से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप्स की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। The primary valencies are normally ionizable and satisfied by the negative ions। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होती है और सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव आयन से। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, these are satisfied by neutral molecule or negative ions. The surrounded valencies is equal to the coordination number and fixed for the metal। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, सेटिस्फाइड होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या नेगेटिव आयन से। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फिक्स्ड, और ये मेटल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। अब देखिए बात करेंगे फोर्थ पॉइंट कि द आयंस और ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन टू डिफरेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कह रहा है कि जो आयंस और ग्रुप होते हैं ये सेकेंडरी लिंकेज से मेटल से जुड़े होते हैं, जिनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम बात करेंगे कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ टर्म होते हैं, उन टर्म को जाने बिना हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उससे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस, डबल सॉल्ट डिजॉल्व इनटू द सिंपल आयन कंप्लीटली when dissolved in water, but complex ions do not dissociate into their simple ions। कहने का मतलब वो जो डबल सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन को अगर हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये डिसोसिएट नहीं होता है। यानी ये डिसोसिएट होगा सिर्फ दो आयन में, एक कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा क्या होगा, कैटायंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए पोटास एलम को ले लें, तो पोटास एलम को अगर हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन मिलेंगे हमको। लेकिन अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड या पोटेशियम फेरीसाइनाइड लेते हैं तो हमको फेरोसाइनाइड प्लस पोटेशियम मिलेगा, यानी जो आयरन और साइनाइड दोनों अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए हम बात करेंगे, देखिए कि सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें कुछ टर्म होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर ये टर्म आपको क्लियर नहीं होंगे तो जब आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे आप, आईयूपीएससी नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन टर्म को जानेंगे। तो सबसे पहले कितने टर्म पहले ये समझ लें। पहला आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, दूसरा है सेंट्रल एटम और आयन, तीसरा आपका है लिगेंड्स, फोर्थ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, फिफ्थ आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सिक्स आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, सेवन आपका है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इसके बाद है होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये टर्म है जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ क्या होता है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ को हमको समझने के लिए ये करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ है क्या, कि अ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ कंस्टिट्यूट
a central metal atom or ions bounded to the fixed number of ions or molecule। यानी कोऑर्डिनेशन इंटीज कह रहा है कि इसमें एक सेंट्रल मेटल होता है और इससे क्या होते हैं, एटम्स और आयंस क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कोबाल्ट क्लोराइड और क्लोराइड, इसको बोलेंगे ट्राई एमीन कोबाल्ट क्लोराइड, यानी कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन लगा और 3 एमीन लगा है। यहाँ पे देखिए निकिल CO4, यानी कि देखिए निकिल के साथ 4 कार्बोनिल ग्रुप लगा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। अब दूसरा टर्म हमारे पास है यहाँ पे, कह रहे सेंट्रल एटम और आयंस। तो सेंट्रल एटम और आयंस का मतलब हुआ कि इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द एटम और आयंस टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप आर बाउंडेड इन द डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट। मतलब कह रहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कोई आपकी है तो एटम और आयंस एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप ऑफ आयंस से अटैच होंगे एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि NiCl2H2O4 है, इसको बोलेंगे 4 एक्वा निकिल क्लोराइड। यहाँ पर जैसे लिखा है कि FeCN6, तो हेक्सा साइनो आयरन बोलेंगे, या फिर इसको बोलते हैं, इस पे देखिए है -3 फेरी साइनाइड बोलेंगे, फेरी साइनाइड, ठीक है, या हेक्सा साइनोफिरेट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब कह रहा है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं कि द आयंस और मॉलिक्यूल बाउंड्स टू द सेंट्रल एटम और आयंस इन विच कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज कॉल्ड द लिगेंड्स। कह रहा है कि आयंस और मॉलिक्यूल बाउंडेड टू द सेंट्रल एटम और आयंस इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, की अगर कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है उसमें अगर कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल अगर सेंट्रल एटम से अटैच है तो उसको बोलेंगे लिगेंड्स। अब लिगेंड्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिडेंडेट हो सकते हैं, बाइडेंडेट हो सकते हैं, ट्राइडेंडेट हो सकते हैं, पॉलीडेंडेट हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए Cl-H2O और NH3, तो Cl- क्या यूनिडेंडेट लिगेंड है, और यहाँ पे देखिए जो वाटर है और आपका अमोनिया है ये आपका न्यूट्रल यूनिडेंट है, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। ये देखिए एनायनिक है, ठीक है, ये आपके लिगेंड्स होगा। पॉलीडेंडेट भी होते हैं, और एक लिगेंड होता है जिसको एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है कि वो दोनों साइड्स पे लिंकेज होते हैं, यानी दोनों साइड्स से क्या होते हैं वो मेटल से डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे हमारा देखिए है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं कि द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। कह रहा है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम, कि जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर ऑफ एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें कि PtCl6-2 और NiNH3 का 4 और 2+। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो प्लेटिनम का क्या होगा 6 और निकिल का हो जाएगा 4, क्योंकि प्लेटिनम से 6 क्लोरीन एटम यानी क्लोराइड जुड़े हुए हैं और निकिल से 4 अमोनिया अटैच है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है देखिए, द सेंट्रल एटम्स और आयंस and ligands attached to it are enclosed in square bracket and is collectively known as the coordination sphere। अब कह रहा है कि जितने भी हमारे मेटल्स और आयंस होते हैं और लिगेंड्स होते हैं ये एक दूसरे से अटैच होते हैं और इंक्लोज होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी आपके लिगेंड्स और सेंट्रल एटम्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी एक आयंस होता है जिसको बोलते हैं काउंटर आयन। इस पर नहीं दिया है लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है आयंस या ग्रुप ऑफ आयंस उसको बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम और आयंस डिफिनिट अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अबाउट द सेंट्रल एटम। मतलब कह रहा है कि एक स्पेशल अरेंजमेंट लिगेंड्स एटम्स का जो डायरेक्टली अटैच होंगे सेंट्रल एटम और आयन से एक डिफिनिट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में, ठीक है, सेंट्रल एटम से, उसी को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मोस्ट कॉमन
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। यानी 3 टाइप के पॉलीहेड्रॉन होते हैं जिसमें लिगेंड्स और एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम की बात करेंगे तो द चार्ज it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the central atoms. The oxidation number is represented by a Roman numeral is a in पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। मतलब कहने का हुआ कि चार्ज इट वुड बी कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स की जितने लिगेंड्स पे चार्ज होते हैं आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। को जितने सेंट्रल एटम्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं उन सभी को हम रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के बाद द ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट इन द रोमन न्यूमेरिकल पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। की जब किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को अगर हम देखते हैं और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल एटम के तो हमें रोमन नंबर में लिखना होता है। अब रोमन नंबर में अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो उस पर आपने देखा होगा लिखा होगा जैसे कॉपर थर्ड या कॉपर सेकेंड या मान लीजिए आयरन थर्ड लिखा होगा तो आयरन थर्ड कभी डिजिट में नहीं होगा, ये रोमन नंबर में लिखा होगा ब्रैकेट में करके। तो जो ब्रैकेट में रोमन पे करके लिखते हैं उसी को बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब स्मॉल ब्रैकेट, उसमें जो रोमन नंबर मिलते हैं तो वो क्या बताते हैं, वो इनके ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं किसके, सेंट्रल एटम्स के। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहें कि क्या हो सकता है इसका पैरेंथेसिस में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऑक्सीडेशन नंबर को आप ये देख सकते हैं, ये जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अगर हमने लिखा है जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया गया है CuCN का 4-3 तो इसका जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो तो +1 है, ठीक है ना, +1। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, एंड रिटेन इट ये लिखेंगे हम कॉपर और ये देखिए ये रोमन में इस तरीके से लिखेंगे Cu फिर ब्रैकेट फिर 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इसी तरीके से लिखते हैं। अगर डिजिट में लिखेंगे तो ये रॉन्ग मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास देखिए लास्ट टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो अब इसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंडेड टू ओनली वन काइंड्स ऑफ डोनर ग्रुप इज नोन एज द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए लिखा है कोबाल्ट है, अब कोबाल्ट के साथ क्या होगा 6 अमोनिया लगा हुआ है, इसमें +3 चार्ज है, यानी कि सेंट्रल एटम से केवल 1 टाइप्स के लिगेंड्स अटैच हैं, इसलिए इसको बोलेंगे होमोलिप्टिक, यानी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब इसी के अपोजिट दूसरा अगर हम ले लेते हैं तो हमारा होता है कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल्स इज बाउंडेड टू मोर देन 1 काइंड्स ऑफ डोनर ग्रुप इज नोन एज द हेट्रोलिप्टिक। मतलब कह रहा है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम के साथ एक से ज़्यादा टाइप्स के डोनर ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे यहाँ पर देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया नहीं 4 अमोनिया लगा है और 2 क्लोरीन लगा है, ठीक है, जिसे टेट्रा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड कहेंगे। तो अब ये आपका हेट्रोलिप्टिक आपका कॉम्प्लेक्सेस है। तो इस तरीके से आज देखिए हम लोगों ने वर्नर थ्योरी पढ़ा। वर्नर थ्योरी के बाद डिफिनीशन पढ़ी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म के फॉर्म में मिलते हैं।
अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम, और आईयूपीएसी नेम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय द आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।